हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 16 दिसंबर 2024 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंसल्टेंसी फर्म है, उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अच्छी रिपोर्ट है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने को लेकर। उसमें यह बात कही गई है कि अगर 2030 तक भारत को $7 ट्रिलियन का अपना जो टारगेट है, लक्ष्य हासिल करना होगा, तो उसे 10% की 24 से लेकर 30 तक 10% से ऊपर की जो है विकास दर चाहिए, साल दर साल जो है विकास दर चाहिए। उसके लिए उसे 2.2 ट्रिलियन 2.2 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना पड़ेगा, और उसमें भी ज़रूरत है कि निजी निवेश को आगे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उसमें एक रिपोर्ट है, रिवाइजिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करके रिपोर्ट है, तो उसमें ये सारी बातें बताई गई है। और चीन के साथ, सिंगापुर के साथ, अन्य देशों ने जहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसके साथ तुलना करके इसमें बातें बताई गई, तो उसको हम समझेंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो है पॉस या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट बोला जाता है, पॉस अधिनियम 2013, जबकि उसका नाम थोड़ा बड़ा है। कार्यस्थल पर महिलाओं का जो है यौन उत्पीड़न प्रिवेंशन और आदि करके जो है, लेकिन उसको सिंपल में पॉस बोला जाता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट। तो उसको लेकर एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में कि राजनीतिक दलों में भी इस एक्ट को लागू किया जाए, इस एक्ट के प्रावधानों को राजनीतिक दलों में लागू किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले राजनीतिक दलों का चूंकि रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है और वो कंपिटेंट अथॉरिटी है, तो पहले आपको कंपिटेंट अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। तो इसको हम समझेंगे क्या मामला है पूरा। तीसरा जो न्यूज़ है वो भी इकोनॉमिक क्षेत्र का ही न्यूज़ है। ये न्यूज़ एक्चुअल में 2 न्यूज़ या 2 रिपोर्ट्स को मिला के हमने बनाया है। उसमें से एक है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारत के निर्यात को लेकर जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें ये बताया है कि भारत का निर्यात के लिए अमेरिका एक प्रमुख जो है निर्यात गंतव्य है। लगभग 74 अरब डॉलर का निर्यात हो रहा है, और जो साल दर साल जो हमारा निर्यात बढ़ रहा है वो सामान्य देशों में हमारे बढ़ते निर्यात से ज़्यादा है। तो ये एक सकारात्मक चीज़ है। हालांकि उसने डाइवर्सिफाई की बात की है, और एक संस्था है थिंक टैंक GTRI, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो ट्रंप के आने के बाद जो चीन और अमेरिका का व्यापार युद्ध होने वाला है, उसका भारत लाभ ले सकता है। और यह भारत और अमेरिका के बीच जो संभावित एक इस वर्ष उम्मीद है कि 190 अरब डॉलर का जो सबसे ज़्यादा हमारा द्विपक्षीय व्यापार अमेरिका के साथ ही होगा, उसमें काफ़ी कुछ मदद मिल सकता है, और आगे भी हम इसका लाभ ले सकते हैं, जो पहले ट्रेड वार में जो 2018 में या जो ट्रंप आए थे उसमें नहीं ले पाए हैं, तो उसका हम फायदा ले सकते हैं। तो आइए चलिए समझते हैं क्या मामला है। देखिए, एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, एक संस्था है नाइट ट्रेंड करके, उसके द्वारा प्रकाशित की गई है कि भारत में जो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइंडिंग इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सिनारियो करके है। उसमें ये बातें कही गई है कि अगर भारत को 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी है, जो हमने लक्ष्य लगभग रखा है, क्योंकि तीसरी इकोनॉमी बनने की बात है तो हमें जापान को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें $7 ट्रिलियन जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा कि 24 से लेकर 30 तक हमें हर वर्ष लगभग 10% की विकास दर चाहिए। और ऐसा विकास दर जब चीन ने हासिल किया था तो उस पर उसका बहुत बड़ा बल जो है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया था। तो वही रिपोर्ट कह रही है कि भारत को भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर $7 ट्रिलियन 2030 तक जाना है, तो तब तक हमें कम से कम $2.2 ट्रिलियन या आप कह सकते हो 2200 अरब डॉलर रुपए जो है इन्वेस्टमेंट चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इस रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि 2019 से लेकर 23 के बीच में जो आंकड़े बता रहे हैं, सरकार अच्छा खासा निवेश अच्छा खासा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन उसमें निजी निवेश उतना नहीं हो पा रहा है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के जो राजकोषीय घाटा है उस पर दबाव उत्पन्न कर रहा है। और ये रिपोर्ट सुझाव देती है कि कुछ अगर समस्याएं हैं जिनको दूर कर लिया जाए और कुछ उपाय अपना लिया जाए, तो निजी क्षेत्र को भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में शामिल करके हम अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या मामला है। देखिए, भारत की एक शीर्ष रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है नाइट फ्रैंक, इसकी रिपोर्ट है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसमें कहा गया है कि भारत
को 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए बुनियादी ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर में $2.2 ट्रिलियन निवेश की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दें। इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की, अगर अर्थव्यवस्था को लेकर देखें, किसी भी अर्थव्यवस्था की मूल होती हैं जिन पे सारी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं। इंफ्रा से मतलब होता है जमीन के अंदर की, लेकिन उसमें जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, और मोटे तौर पे अगर आप देखें तो वो चीज़ें जो आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए संचालित होती है, जैसे सड़क है, रेलवे है, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नहर है, बिजली है ना। अब तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें शामिल हो गया। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है कि अर्थव्यवस्था इसी पर आधारित, जैसे किसी घर की नींव, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अर्थव्यवस्था के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। इस रिपोर्ट में और भी बात कही गई है कि देखिए 2030 तक अगर $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था चाहिए तो भारत को 24 से 30 के लिए 10% की, अभी मान गया है कि 2023 में लगभग 3.7 ट्रिलियन हमारी इकॉनमी है, 3.7 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन भी मान लो, तो लगभग वार्षिक आधार पे 10% की वृद्धि दर चाहिए जो है ये। और ये एक्चुअल में मार्केट प्राइस के साथ होगा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है। करना वही $2.2 ट्रिलियन हमें जो है निवेश चाहिए। हालांकि इसमें एक चुनौती भी बताई गई है, वो ये है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी निवेश घटा है। ये रिपोर्ट हालांकि 2 समय अंतरालों को दिखाया है। एक है 2009 से 2013, इसमें जो है $160 अरब जो है निजी क्षेत्र से इन बुनियादी ढांचे में निवेश आया था 2009 से लेकर 2013 के बीच में। ठीक है। और यह उस समय जो कुल बुनियादी ढांचे का निवेश था उसका 46.4% था। और 2019 से 2023 के बीच में जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र का निवेश आया है वो 39.2% है, यानी 7.2%, यानी बहुत ही मिनिस्कल रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट को मैं थोड़ा सा आपको व्याख्यायित कर दूं, 2009 से 2013 का वो दौर है जबकि वैश्विक स्तर पे आर्थिक संकट आया था और सरकार ने बैंकों को एक लिबरल पॉलिसी के तहत ऋण देने के लिए बात की थी और बहुत सारे प्रोजेक्ट तो उसमें इन्वेस्टमेंट आया था, लेकिन बाद में वो सारे बैड लोन के कारण बन गए थे, जिसका खामियाजा काफ़ी समय बाद तक, करीब 17-18 तक जो है बैंकों के एनपीए में बढ़ा रहा। और 2019 से जैसे ही 18-19 से थोड़ा सुधार होना शुरू हुआ, वैसे 2020 में कोरोना आ जाने के बाद स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर से सरकार का निवेश है। फिर भी आप मान लीजिए कि स्थिति है, चाहे कारण जो भी हो, उस समय निवेश इतना 46% था, आज 7.2% है, 23 तक है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात है और ये हमारे सर्वे में भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं बजट में भी सरकार उम्मीद कर रही थी। हालांकि 11,11,111 करोड़ का उसने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट रखा है, लेकिन वो चाह रहा है, सरकार चाह रही है कि जो है निजी निवेश, निजी क्षेत्र इसको पकड़ ले उसकी बैटन को, क्योंकि उसके ऊपर जो है अभी उसका फिस्कल प्रोविडेंस या राजकोषीय का दबाव, राजकोषीय समायोजन या उसको कह सकते हो कि अनुशासन का दबाव बना हुआ है, क्योंकि सरकार 4.5% के आसपास अपना राजकोषीय घाटा रखना चाह रही है। ठीक है। तो उसके लिए आपको निजी क्षेत्र को लाना पड़ेगा। ठीक। लेकिन अगर हम देखें, इसमें ये कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि अभी जैसी परिस्थितियां चल रही है, निजी क्षेत्र का 2030 तक 2 सिनारियो हो सकता है। एक, वो कह रहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2025 तक अपने सकल राजकोषीय घाटे को 4.5% तक लाना है। इस बजट में हमने लक्ष्य रखा है। ऐसे में बुनियादी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना होगा और उससे जो हमें पैसा, जो सरकार अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही, उस पैसे को सरकार उन जगह पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकती है जहां पे निजी निवेश उतना ज्यादा नहीं होता है। ये रिपोर्ट कह रही है और कह रही है कि अगर हम देखा जाए तो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेश के स्तर को देखा जाए 2030 तक तो 2 सिनारियो होगा। पहले सिनारियो में $103 अरब होगा 2030 तक निवेश, और दूसरे सिनारियो में $324 अरब का निवेश हो सकता है। सिनारियो 1 की बात या प्रदेश 1 की बात में ये कह रहा है कि अभी जिसमें पहले प्रदेश में हो कि केंद्र सरकार का निवेश इन्वेस्टमेंट जो टोटल $2.2 ट्रिलियन का हो, उसमें 51% हो, राज्य का 44% हो, यानी ओवरऑल इन्हीं का हो, और 4.7% का केवल निजी निवेश हो पाए, यानी वो आएगा 103 अरब के आसपास आएगा। और
ये कह रहा है कि इसमें देखा जाए तो जो राजकोषीय घाटा है वो 4.7% तक पहुंच सकता है, जो सरकार के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। तो ऐसे में यह बहुत अच्छा सिनारियो नहीं मान रहा है, ये कह रहा। दूसरा ये कह रहा है कि अगर हम निजी निवेश को 10% की, जो अभी 4.7% का जो उसमें लग रहा है, उसमें 10% की वृद्धि कर दें और हम 14.7% तक बढ़ा दें, तो ये 324 अरब डॉलर हो जाएगा। और वो अगर 5-6 साल में देखा जाए तो 54 अरब डॉलर का ही वार्षिक आय जाएगा, जो देखने में तो बड़ा लग रहा है। 54 अरब डॉलर आपको बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन उसका रिपोर्ट कह रही है कि ऐसे बहुत सारे देश हैं, जिनके हमारे साथी देश हैं, जहां पे इस तरह की चीजों का हुआ था। क्योंकि ये कह रहा है कि चीन में इसी तरह की बुनियादी ढांचागत पर हुआ था और कोविड के पहले भी चीन में 118 अरब डॉलर का निवेश बुनियादी ढांचा परियोजना में वार्षिक औसत आया था कोविड के पहले से लेके। तो चीन में था, तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके लिए चीन के साथ ये तुलना करके दिखाता भी है। भारत की भौतिक अवसंरचना की चीन के साथ ये तुलना करता है। क्यों तुलना करता है ये रिपोर्ट? क्योंकि अभी हमारी जो जीडीपी है 2023 में, 2007 में भी चीन की जीडीपी यही थी, लगभग 3.7 या 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी, हमारी भी है। अब यहाँ पे यह है कि हम देखें, अगर क्षेत्रीय वार इसने दिखाया है तुलना करके, अच्छी रिपोर्ट है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। देखिए अर्बन जो है पॉपुलेशन हमारा चीन से कम है, 14.3% कम है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक रेलवे हमारा ज़्यादा है, इंटरनेशनल एयर पैसेंजर हमारे ज़्यादा हैं। तो कुछ चीज़ों में ज़्यादा है, कुछ चीज़ों में कम है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम है हमारे पास, एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी कम है, जो है डोमेस्टिक एयर पैसेंजर कम है। तो ये सारी चीज़ें बताया है कि उस दौरान जो चीन ने विकास हासिल किया था, उस साल के बाद से लगातार वो 10% का विकास हासिल किया था। तो अगर हम भी, चूंकि चीन हासिल कर सकता है तो हम भी हासिल कर सकते हैं। उसने जो वहां पे किया था लगभग उसी अवस्था में हम भी हैं, कुछ चीजों में वो आगे था, कुछ चीजों में हम आगे हैं, बशर्ते कुछ बॉटलनेक से उसको दूर करके हम वहां पे पहुंच सकते हैं। जैसे ये बता रहा है कि 2023 में अवसंरचना की तुलना चीन में 2007 से ये की है, क्योंकि दोनों उस तुलना करेंगे तो लगभग जीडीपी वाइज हमारा आकार 3.7 ट्रिलियन डॉलर का, हमारा थोड़ा ज्यादा है, उनका मतलब एक तरह से बराबर है। और 2023 में भारत रेलवे विद्युतीकरण में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राष्ट्रीय राजमार्गों जैसे क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि बिजली उत्पादन, खपत, एक्सप्रेसवे और हाई स्पीड रेल में चीन हमसे कहीं आगे था। तो कुछ क्षेत्रों में वो आगे था, कुछ क्षेत्रों में हम आगे था। और हम चाहें तो जैसे चीन ने उसके बाद से जो वर्ष 2000 के बाद से वो लगातार 10% का विकास हासिल किया है, हम भी हासिल कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे देखिए 2000 से लेकर 2010 तक 10.2% की उच्च स्तर पे वो जीडीपी वृद्धि दर हासिल किया था। तो हम भी उसी महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, बशर्ते हमें निजी निवेश को, या निवेश को 2.2 ट्रिलियन डॉलर निवेश चाहिए, और उसके लिए हमें निजी क्षेत्र को आकर्षित करना पड़ेगा। और उसके लिए आवश्यकता है कि हमें कुछ, जैसे ये कह रहा कि चीन की तरह अगर हमें बनना है या उस तरह बढ़ना है, तो जो कमियां हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे ये बता रहा है कि 2013 से 23 के बीच में भारत में शहरीकरण का विकास दुनिया के और देशों की अपेक्षा तेजी से हुआ है। यहाँ 14% शहरी बढ़ा है और दुनिया में 8.4% बढ़ा औसत। इससे क्या हुआ, भीड़ भाड़ बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा। तो आपको शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बल देने की जरूरत है, खास तौर से मेट्रो रेल, हाई स्पीड रेल, इलेक्ट्रिक बस जैसे जन परिवहन अवसंरचना। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो प्रदूषण, यातायात प्रदूषण, इससे यातायात के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, उसको कम किया जा सकता है। ठीक है। और ये कह रहा है कि सिर्फ 60 शहरों में 848 किलोमीटर परिचालन है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है। हालांकि मेट्रो दिल्ली में हमारा औसत वैश्विक स्तर से अच्छा है या बराबर है, या कुछ जगहों पे चीन से तो बेहतर ही है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में। और बड़े शहरों में भी हमें ऐसा करने की जरूरत है, ये रिपोर्ट कह रहा है। और इसमें दिक्कत क्या आएगी, वो कह रहा है चुनौतियां। देखिए 9 से 23 के बीच में कई सारे पीपीपी मॉडल चले थे, लेकिन वो अब नहीं चल पा रहे हैं। तो उसमें कुछ कमियां हैं जिसको दूर करना है। पहले तो परियोजना निष्पादन में देरी हो रही है, कि जो भी प्रोजेक्ट मिल रहा है उसको पूरा होने में समस्या आती है, क्योंकि उसको लेकर कई सारी समस्या आती है, जिसके कारण क्या होता है कि वो बाधा आता है। जैसे बॉटलनेक कहते हैं ना, कि कोई प्रोजेक्ट लिया किसी निजी कंपनी ने, उसने सोचा चलो 10 साल में बन जाएगा, हमको इतना रिटर्न मिलेगा, बैंक से पैसा आदि ले लिया, और पता चला कि वो प्रोजेक्ट पूरा होने में 15 से 20 साल लग गया। तो वो बैंक का तो ब्याज चल रहा है और उसका रिटर्न, तो ऐसे में वो बैंक भी एनपीओ होता है और कंपनियां भी, फिर निजी क्षेत्र क्या होता है, आकर्षित होना कम हो जाती हैं। इसीलिए इसमें देखिए साथ में राजस्व जोखिम और परियोजना का भी खराब प्रदर्शन है, कि जो परियोजनाएं लाती हैं उसमें कई सारे जोखिम रहते हैं। ठीक है।
और साथ ही साथ उसमें जो उसका इन आउटपुट आना चाहिए वो बहुत बेहतर नहीं होता। जैसे जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये परियोजना इतना देगी, कुछ बड़े शहरों को छोड़कर, दिल्ली मुंबई को छोड़कर ज्यादातर जगहों पे वो उतना रिटर्न नहीं दे पाती है, जिसके कारण भी निजी क्षेत्र जो है निवेश से होता है और उसके कारण वित्त पोषण की चुनौतियां आ जाती है। देखा जाए कि आमतौर पर बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा भी इसे दिया जाता है और ये जो प्रोजेक्ट होते हैं लंबी परिपक्वता अवधि वाले होते हैं, उच्च जोखिम वाले होते हैं, कड़े ऋण शर्तों के साथ होती हैं और इस तरह से बैंक इनको बहुत ज्यादा ऋण देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका पैसा बहुत फंसा रहता है एनपीए में। ठीक है, तो ऐसे में ये लक्ष्य बता भी रहा है कि 19 से 23 के बीच नॉन बैंकिंग फाइनेंस द्वारा जो ऋण दिया जा रहा है उसमें सिर्फ 2.9% की वृद्धि हो रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही में फंडिंग जो है सीमित है, एफडीआई आदि से भी बहुत कम पैसा आ रहा है। 14 से लेकर 24 में 84 अरब डॉलर आया, जबकि अकेले 2023 में चीन में 164 अरब डॉलर का एफडीआई आया इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के क्षेत्र में। तो ये कुछ चुनौतियां हैं, इनको कैसे दूर किया जाएगा उसके लिए भी ये रिपोर्ट सुझाव देती है। जैसे परियोजनाओं का फास्ट ट्रैक अनुमोदन और स्पष्ट समय सीमा हो, यानी जो परियोजनाएं हो उनका समय से पूरा किया जाए। हालांकि जो पीएम गति शक्ति योजना है ना, वो इसीलिए है भी कि वो परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर सके। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि जैसे सिंगापुर में है, उसमें अधिकांश जो है 3 से 6 महीने में हो जा रहे हैं और लगभग बड़ी परियोजनाएं भी 1 साल में पूरी हो जाएगी। इसके होने से क्या होगा कि जो बैंकों का जो निजी क्षेत्र को लगता है ना कि उसका पैसा लंबे समय तक रुकेगा, उसको पता है कि समय से चीजें हो जाएंगी और समय से चालू हो जाएंगे तो समय से पूरी भी हो जाएंगी। परियोजनाओं की सरकारी गारंटी का प्रावधान, देखिए इसमें जो चूंकि ये सार्वजनिक परियोजनाएं हैं और इसमें निवेश जोखिम बहुत रहता है। क्या क्या रहता है? राजनीतिक, विनियामक, राजस्व और मांग जोखिम कि कोई सरकार बदल गई, प्रोजेक्ट खत्म, रेगुलेटरी मार आ गया, रेवेन्यू की समस्या बढ़ गई और जो हमने रखा था कि भाई इतना हमें पैसा मिलेगा वो नहीं मिला। तो ये जोखिम के कारण निजी क्षेत्र डरा रहता है। तो उसको लेकर सरकार अगर सॉवरेन गारंटी या सरकार गारंटी कर दे कि ठीक है चलो तुम्हें इतना तो मिलेगा ही, बाकी अगर दिक्कत होगी तो हम उसको करेंगे, तो इससे क्या होगा कि निवेश आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये भारत के लिए है, अन्य देशों द्वारा जैसे इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया ऐसे जैसे देशों में बड़े प्रोजेक्ट को इसी निवेश गारंटी के तहत जो है प्रोत्साहित किया गया। तो बैंक भी प्रभावित होंगे कि हाँ भाई सरकार की गारंटी है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो उसमें विकल्प होगा। नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई फेल होने के लिए कोई काम करेगा। ठीक है, और साथ में दीर्घकालीन पूंजी को मजबूत करने की बात है कि जो पूंजी बैंकों के जरिए आती है वो शॉर्ट टर्म होता है, तो लेकिन और भी रास्ते हमें तलाशने होंगे जिससे दीर्घकालीन पूंजी इनको मिल सके। इसमें एक सुझाव ये देते हैं कि हमारे यहाँ पे बुनियादी ढांचे में कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे दुनिया में पेंशन फंड का बहुत ज्यादा उसमें होता है। पेंशन फंड आमतौर पे दीर्घकालीन जो है वो अवधि के गेस्टेशन पीरियड के भी होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी लंबे समय से पैसा आता है। तो इसमें यह कह रहा है कि अगर सरकार स्पष्ट विनियमन कर दे और गारंटी के साथ निवेश करे तो पेंशन फंड में हमारे पास बहुत बड़ा कॉर्पस बना है। जैसे जो नेशनल पेंशन कॉर्प्स है उसमें 12,96,000 करोड़ का भी शेयर मार्केट में जा रहा है। एक कोई फिक्स नहीं है कि रिटर्न मिलेगा भी नहीं है। ईपीएस है वो 21,30,000 करोड़ का, तो देखा जाए तो 33-40 लाख करोड़ तो ऐसे ही है, करीब बहुत बड़ी राशि है। तो सरकार ये कह रहा है कि अगर सरकार उन परियोजनाओं को निवेश गारंटी दे दे कि भाई चलो एक फिक्स रिटर्न मिलता रहेगा तो ये निवेश वहां पे हो सकता है और ऐसे में निजी निवेश को लंबे समय तक दीर्घकालीन निवेश आ सकता है, जिससे सरकार अपना कुछ पैसा बचा के अन्य क्षेत्रों में जा सकती है और उसका राजकोषीय घाटा भी संतुलित रहेगा और भारत अपने विकास लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट है, अच्छी बातें हैं। आप लोग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट में है उसमें जो आपके पेपर 3 का हिस्सा है उसमें बढ़िया से ये काम आ सकता है। ठीक है, अगला जो है वो है कि पॉस एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अधिनियम जो है या यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 का राजनीतिक दलों तक बढ़ाने का मामला। अभी एक एनजीओ या कुछ लोगों द्वारा एक याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और उस सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर करके ये कहा गया है कि राजनीतिक दलों में भी को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट या पॉस एक्ट के तहत लाया जाए और वहाँ पे भी आंतरिक कंप्लेंट कमेटियाँ या इंटरनल कंप्लेंट कमेटियों की स्थापना का प्रावधान किया जाए ताकि वहाँ पे भी सेक्सुअल हरासमेंट जैसे मामले को देखा जा सके, वहाँ भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं।
ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार मामला आया है, लेकिन 2020 या 22 में मामला है केरल में जो है, केरल हाई कोर्ट में भी एक मामला इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री और राजनीतिक दलों को लेकर मामला आया था। और केरल हाई कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक दलों में वो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक दलों में नियोक्ता कौन है, एम्प्लॉयर कौन है, वो पॉस एक्ट का जो बात है कि एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयर और वर्किंग प्लेस निर्धारित नहीं है, ऐसे में वहां पे लागू नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पास ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले इस मामले को उस संस्था के पास ले जाइए जो इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ले जाइए, वो राजनीतिक दलों में शुचिता और व्यवस्था के लिए उसको पूरी तरह से सक्षम है। संविधान के तहत 324 के तहत, आर्टिकल 324 के तहत उसे पूरा पावर है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत भी उसको बहुत सारे पावर दिए गए हैं। तो ऐसे में आप वहां जाइए, वहां पे बात कहिए, अगर वहां पे नहीं हो पाता है तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। तो ऐसे में जरा सा हम समझें क्या मामला है, पूरा क्या है चर्चा में। तो देखिए, चर्चा में देखिए तो सर्वोच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, इसे संक्षेप में पॉस अधिनियम कहा जाता है, ये राजनीतिक दलों पर भी लागू किया जाए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप पहले ईसीआई के पास जाइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जाइए, क्योंकि इस तरह के मामलों से निपटने के लिए या राजनीतिक दलों पर क्या लागू होगा, इसको लेकर अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अगर वो नहीं कर पाते हैं फिर जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर सकता है। देखिए, पॉस अधिनियम के तहत कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की जाती है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में ऐसी समितियां उपस्थित नहीं हैं। ठीक है, तो ये मामला है। अगर हम समझें कि भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून को लेकर देखा जाए तो भारत में जो यौन स्थल पे कानून बना है, यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, संक्षेप में जिसे पॉस एक्ट कहते हैं, ये 2013 में बना था। हालांकि इस एक्ट में, इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न को परिभाषित करने और उसके लिए दिशा निर्देश और व्यवस्था की गई है। और ये एक्ट जो है, इसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, प्रसिद्ध निर्णय विशाखावाद 1997 का, उसको प्रभावी बनाने के लिए, उसे और मजबूत करने के लिए ये किया गया था। विशाखावाद 1957 का था। एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, राजस्थान की एक सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के सामूहिक बलात्कार को लेकर कुछ लोगों ने दायर किया था, उसमें एक विशाखा भी थी। तो उनके नाम पे जो है ये इनको इसमें कहा गया था, और वो भंवरी देवी थी, इनको सामूहिक बलात्कार का सामना इसलिए किया गया था कि इन्होंने एक साल की लड़की का विवाह हो रहा था, उसको, यानी राजस्थान में उस समय बाल विवाह, अभी भी बाल विवाह की समस्या है, उसको रोकने का प्रयास किया था, तो सामूहिक बलात्कार का सामना किया। यही मामला वहाँ पे उठाया गया था और उसको लेकर जो है विशाखावाद आया था। उसमें जो दिशा निर्देश था, और कानून की बात करें तो विशाखावाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यौन उत्पीड़न को परिभाषित किया जाए और संस्थानों पर 3 प्रमुख दायित्व डाले जाएं, इसको रोकने की जिम्मेदारी, निषेध की, रोकथाम की और निवारण की। सर्वोच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिया था, इसके लिए एक शिकायत समिति बननी चाहिए जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को मामले को देखेगी। और इसी दिशा निर्देश के तत्वाधान में और मजबूत करने के लिए, क्योंकि कुछ आंदोलन भी चला था, मीटू आदि जो है एक प्रमुख आंदोलन चला, तो बाद में समझ में आया कि भारत में भी ये चीज़ें जड़ी जमाए बैठी है, तो सरकार ने एक कठोर कानून बनाया, मतलब उसी नियमों को और कड़ा करके 2023 का एक अधिनियम पारित किया, जिसमें ये अनिवार्य कर दिया गया कि प्रत्येक नियोक्ता जो 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना ही होगा। यानी 10 से या उससे अधिक जो है कोई भी कर्मचारी जहां पे है, चाहे निजी हो चाहे सार्वजनिक, अभी देखेंगे, तो उसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी करना पड़ेगा, और जिसमें महिला भी भागीदार होगी, हो सके तो महिला की अध्यक्षता में हो, ताकि कोई महिला पीड़ित हो तो वो अपनी बात कह सकती है। ठीक है, और क्या इसमें कहा गया? इसमें यह कहा गया कि यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को, छूना, देखना, पोर्न दिखाना, एमएमएस दिखाना, इस तरह की सारी चीजें इसमें शामिल है, और ये किसी भी उम्र की महिला हो सकती है, चाहे वो कार्यरत हो या न हो। अगर किसी वर्क प्लेस पे कोई आया है तब भी, आप किसी और कहीं देखने गए हैं वहां भी, और ये शामिल, यहाँ तक कि जो घर में भी काम करने वाले हैं उसमें भी ये शामिल होते हैं, इसमें दिखाई देता है। तो देखिए, पॉस अधिनियम किस पर लागू होता है? इसमें कार्यस्थल की परिभाषा की गई है, और ये कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन या संस्थान, निजी क्षेत्र के संगठन या संस्थान,
जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, खेल स्थल, घर और यहां तक कि रोजगार के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा देखी जाने वाली जगहों, यानी कोई कर्मचारी कहीं और दिखाने जा रहा है जो किसी प्लेस विजिट पे, वहां भी अगर कुछ उसके साथ होता है तो वो इस दायरे में इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन अब जहां तक राजनीतिक दलों की बात करें तो इस अधिनियम को लागू करने की संभावना धुंधली हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि अदालत में जब केरला में मामला आया था 2022 में, केरल उच्च न्यायालय में सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रिसर्च एंड एडवोकेसी बनाम केरल राज्य मामला 2022 में आया था, तो न्यायालय ने माना कि सदस्यों के साथ कोई नियोक्ता कार्मिक संबंध नहीं है। यानी राजनीतिक दलों के सदस्य जो होते हैं वो अब राजनीतिक, जैसे निजी क्षेत्र में भी पता है कि किसी ने आपको नौकरी पे रखा है, अब घर में भी है, डोमेस्टिक हेल्प है तो भी पता है कि नियोक्ता कौन है। लेकिन राजनीतिक दलों में, पार्टी में अगर कोई, ज्यादातर तो वॉलंटियर ही होते हैं। अगर वॉलंटियर नहीं, मान लो लास्ट के स्तर पे कुछ लोग रखे भी जाते हैं तो उनका सीधे जो बड़े स्तर के नेतृत्व से पता नहीं रहता, और नेतृत्व ही नियोक्ता है ऐसा भी नहीं होता है। तो एक चीज है कि इसमें तो नियोक्ता कार्मिक संबंध के बारे में पता नहीं चलता, और जिस तरह से ये बिखरा हुआ है उस तरह से इसे उसके प्लेस को लेकर भी नहीं कहा जा सकता। इस आधार पर इसने कहा कि यह नहीं हो सकता है। अब क्या है, प्रश्न है कि क्या इसमें लागू हो सकता है? तो देखिए, इसमें जो व्याख्या की गई है ना, पहले तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट के तहत वो गवर्न होते हैं, और उनके तहत उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने कई सारे जो है बेहतर कानूनों को, या जैसे कि जो श्रम उन्मूलन जैसे कानूनों को लागू करवाया है। तो ऐसा नहीं कि इसे लागू नहीं करवा सकती है, उसमें कुछ प्रावधान भी हैं, लेकिन उसको थोड़ी व्याख्या करनी पड़ेगी। चुनाव आयोग कर सके, चुनाव आयोग करे, सरकार कुछ चेंज करे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जो है विशेषाधिकार पावर 142 के तहत ये करे, लेकिन करना पड़ेगा। जैसे इसमें कार्यस्थल के रूप में चूंकि व्यापक व्याख्या है, आप कोई कहीं दिखाने भी जाते हैं तो वहां पे हो सकता है तो उसको आप कार्यस्थल मान सकते हैं। और जो उसमें जो काम करने वाले लोगों की बात है तो उसमें वॉलंटियर लोग भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें, यहां तक कि आपके यहां भी कोई काम से आता है वो भी उस आपकी वर्क प्लेस में शामिल है। तो इसका दायरा विस्तारित है। अब वो है कि इसको किस तरह से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये है, अब इसको अगर निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों पर पोस्ट अधिनियम लागू करने का फैसला करता है तो उसे स्पष्ट करना होगा कि राजनीतिक दल के संदर्भ में नियोक्ता कौन है, पहले ये बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ आईसीसी की स्थापना की जो है आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो मामला आगे होगा उसमें हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा जो मुद्दा है वो इकोनॉमिक क्षेत्र का मुद्दा है। इसमें दो रिपोर्ट है। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट है, वो ये बता रही है कि भारत का जो निर्यात है अमेरिका को काफ़ी अच्छा है और लगभग 74 अरब डॉलर का है, और पिछले 30 सालों में यानी 3 दशकों में देखा जाए तो ये एक अच्छे खासे लगभग 10% से ज़्यादा दर से बढ़ रहा है। और वैश्विक औसत जो हमारा निर्यात का बढ़ने से है, कुछ एक पीरियड 8 से 10 वर्ष, वित्तीय वर्ष 8 से लेकर 10 जब अमेरिका में मंदी आई, भारत में मंदी आई, उसको छोड़ दिया जाए तो लगभग बेहतर स्थिति में रहा है। ठीक है, और हमारे निर्यात का काफ़ी हिस्सा जो है, अभी 18% हमारा निर्यात, जो इतना निर्यात करते हैं उसका 18% अमेरिका में निर्यात हो रहा है। हालांकि ये 2000 यानी कि आप मान लीजिए कि एग्जैक्ट जब 21वीं सदी शुरू हुई थी उस समय के अभी प्रतिशत के आधार पर भी नहीं है, लेकिन ये बढ़ रहा है। साथ में इस रिपोर्ट में यह भी कहा है कि भारत को अपने निर्यात को डाइवर्सिफाई भी करने की जरूरत है, क्योंकि परिस्थितियां जिस तरह से हैं ऐसे में एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं डाले जा सकते। साथ ही साथ एक रिपोर्ट और आई है, एक प्रमुख थिंक टैंक है व्यापार को लेकर, GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने कहा है कि भारत, चीन और अमेरिका का जो व्यापार युद्ध है ये 2018 में भी शुरू हुआ था। जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने कई सारी नीतियां अपनाई थी ट्रंप जो है अमेरिका के विरुद्ध। तो उसने कहा कि उस समय जब हुआ था तो उसका लाभ ज्यादातर देशों को मिला। जैसे चीन से जब व्यापार गया, यानी चीन से अलग निर्यात अमेरिका ने किया तो उसका लाभ मिला, लेकिन उसका लाभ ज्यादातर मैक्सिको को मिला, कनाडा को मिला और आसियान देशों को मिला। हालांकि भारत को भी मिला, भारत ने भी अपने व्यापार निर्यात को बढ़ावा दिया, लेकिन उस तरह से नहीं मिला जितना मैक्सिको को, कनाडा को या आसियान देशों को मिला। लेकिन ये रिपोर्ट कह रही है कि इस बार संभावना, जब दूसरी बार ट्रंप आ रहे हैं तो उन्होंने उन देशों को भी टारगेट कर दिया है जिस पर वो पहली बार, जिनको ज्यादा लाभ मिला था, जैसे मैक्सिको को, कनाडा को, आसियान के देशों के, यानी जो जहां पे चीन के सामान ही नहीं, चीन से ही निर्यात नहीं,
चीन का अगर कोई सामान कहीं से और बन के आ रहा है, चीन की कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी दूसरे देश में बना रही है तो उस पर भी टैक्स, जो इस तरह की बात है उससे भारत को फायदा हो सकता है। और भारत अमेरिका के व्यापार की संभावना, जैसे वो अनुमान कर रहे हैं कि इस साल ही 190 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और उसमें ज्यादातर हिस्सेदारी निर्यात का होगा। तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीजों को करने की जरूरत है, जैसे कुछ टैरिफ आदि हम कम कर सके। हमारे लिए जो निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के लिए जो वस्तुएं हैं उनको अगर घरेलू स्तर पर भी बनाना हम सक्षम बना दें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर हो सकता है। आइए जरा इस रिपोर्ट को या इस मुद्दे को देखते हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को भारत के निर्यात में लगातार वृद्धि का रुझान देखा गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में 77.5 अरब डॉलर के बराबर है, जो पिछले 30 वर्षों में 10.3% वार्षिक चक्रवृद्धि की वृद्धि दर से बढ़ रही है। यानी कि 23-24 है, यानी 93-94 जब से हमने अर्थव्यवस्था को खोला है 91 के बाद में, 91-92 के बाद से, तब से अभी देखा जाए तो 30-32 साल हो रहा है, मतलब पिछले साल तक 31 साल हुआ, उस दौरान ये हमेशा 10% के एवरेज वृद्धि दर से ये बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा है। और इस रिपोर्ट में और भी बातें कही गई है, जैसे ये रिपोर्ट कह रहा है कि उदारीकरण के बाद अमेरिका को भारतीय निर्यात का ट्रेंड देखें तो कह रहा है कि 91 से जब भारत ने आर्थिक सुधार किए थे तब से अमेरिका को भारत के निर्यात में देश के समग्र निर्यात वृद्धि के समान ही दिखाई दे रही है। हालांकि 90 से 2000 तक अमेरिका को निर्यात में वृद्धि भारत के समग्र निर्यात से अधिक थी। 9 और 10 को छोड़ दिया जाए उसके बाद, यानी 2008 में अमेरिका में मंदी आई थी, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा था, तो 1-2 साल को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका को निर्यात में वृद्धि लगातार समग्र निर्यात से ज्यादा रही है। और ये कहीं ना कहीं भारत के निर्यात के लिए अमेरिका को एक फेवरेट डेस्टिनेशन को बनाता है। जहां तक हम अपने निर्यात की बात करें तो 2023-24 में हमारा जो कुल निर्यात है उसका 18% हमने अमेरिका को किया था। 91-92 में हम 16.4% कर रहे थे, तो प्रतिशत वाइज बहुत अंतर नहीं है, लेकिन ये अभी भी, यानी देखा जाए हाईएस्ट 99 से 2000 में 22.8% था, उसके नीचे है, लेकिन माल वैल्यूज वाइज ये काफी बढ़ा है। और कई प्रमुख भारतीय उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार बना है, जैसे हमारे यहाँ से दवाएं जाती हैं, हमारे यहाँ से मोती आदि जाती हैं, जो लगभग हमारे यहाँ से कॉटन कपड़े जाते हैं, जिनके अभी और भी बढ़ने की संभावना है। हालांकि ये रिपोर्ट कह रही है कि हमें किसी एक पर निर्भर न रख के उसको डाइवर्सिफाई करने की भी जरूरत है, ताकि जो राजनीतिक कारणों से या राजनीतिक गतिशीलता के कारणों से अगर कोई चुनौती आ रही है तो उससे हम बच सके। इसी अमेरिका और भारत निर्यात को ही लेकर एक रिपोर्ट है GTRI की, वो कह रहा है कि अमेरिका चीन व्यापार युद्ध से लाभ के लिए भारत को और अधिक अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। और अधिक करने की मतलब है कि यानी एक पहले हो चुका है जिसमें कहीं हम पीछे रह गए थे, लाभ तो लिया लेकिन हम पीछे रह गए थे, हम इस बार हमारे लिए परिस्थितियां और ज्यादा फेवरेबल है। जैसे ये रिपोर्ट है आर्थिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका कहना है कि अभी तक अमेरिका चीन व्यापार युद्ध से भारत की तुलना में मैक्सिको, कनाडा और 10 एशियाई देशों के दक्षिण पूर्वी आसियान ब्लॉक को अधिक लाभ हुआ था। क्यों हुआ था उसको मैं बता देता हूं। देखिए हुआ क्या, जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 2018 में पहला शुरू हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को लेकर जो है सख्त नीतियां शुरू कर दिया था, और वो अमेरिका से टैरिफ आदि या व्यवस्था कहीं ना कहीं अमेरिका को हतोत्साहित कर रहे थे। जब पहला ट्रेड वार शुरू हुआ तो चीनी कंपनियों ने क्या किया, या जो कंपनियां चीन में थी वो क्या किए कि उन्होंने अपना सामान जो है मैक्सिको में, कनाडा में, खासतौर से मैक्सिको में ज़्यादा कर लिया, और आसियान देशों में जिनके साथ अमेरिका का फ्री ट्रेड था वहाँ कर लिया, और उसी चीन सामान को रिफर्बिश करके पेंट वेंट करके वो उन देशों के सामान के रूप में निर्यात को बढ़ावा। अभी देखिए हमारे यहाँ से चीन पे प्रतिबंध है, तो जो आसियान देशों के साथ हमारा FTA है, चीन यही काम वहाँ से भी कर रहा है। तो अगर देखा जाए 2018 में तो मैक्सिको, कनाडा, आसियान देश शामिल थे। इन्हीं देशों ने अमेरिका के आयात जो करता है उसका 57% लाभ लिया, लेकिन भारत भी लिया। 6वें स्थान पे भारत भी था। भारत में 38.3 डॉलर की उस समय निर्यात में वृद्धि की थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, फार्मास्यूटिकल है, इंजीनियरिंग सामान है। आज तो खैर 74 है, लेकिन उस समय भी हमने की थी वृद्धि, हमने अच्छी खासी दिखाई है। आज अवसर हमारे लिए और बेहतर है। ये रिपोर्ट कह रही है कि जैसे जैसे ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और वो व्यापार प्रदेश भारतीय उद्योगों के लिए बहुत बड़े अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि अब
अमेरिका ने मैक्सिको को भी चेता दिया है, कनाडा को भी, चीन को भी लक्षित करके नई टैरिफ की घोषणा की है। तो जो उस ट्रेड वार में बच गए थे, लाभ ले रहे थे, या जो चीनी ही कंपनियां या चीनी ही निवेश इधर उधर करके जा रही थी, वो अब भारत के पास आने की संभावना है। लेकिन ऐसे नहीं आ जाएगा आपको, जैसे अभी वो दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि वो क्या ले रहे हैं, चीन के ही सामान लेकर तैयार करके भेज दे रहे हैं। अब वो अमेरिका चीन वाले जो सामान को भी वो टारगेट करेगा, न केवल चीन से बने हुए बल्कि चीनी सामान कहीं भी बन रही है उसको टारगेट करेगा। तो ऐसे में भारत को क्या चाहिए कि अपनी जो लोकल सप्लाई चेन है उसे मजबूत करे, और इसके लिए जो इंटरमीडिएट वस्तु है उस पर थोड़ा बहुत टैक्स कर सकता है, और इसमें घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना पड़ेगा, उनकी जो है कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और उनके दक्षता और व्यापार लाभ में भी सुझाव करना पड़ेगा। इसके लिए कह रहा है कि हमारा 190 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय व्यापार की संभावना है। ये भारत को और अमेरिका को भारत के लिए बेहतर एक गंतव्य बना रहा है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि अपने से जो टैरिफ है ना उसमें सिर्फ मामूली सा संयोजन करके, हम इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो है उससे अपने शुल्क को 10% तक कम कर सकते हैं, जिससे जो आसियान देश लाभ हो रहे हैं ना वो हमको बच सकता है, और जो हमारा इंटरमीडिएटरी सामान है वो सस्ता होके हमारा सप्लाई चेन मजबूत हो सकता है। तो ये है खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों को लेकर ये बात कही जा रही कि अगर हम अपने कर नीतियों को थोड़ा सा समायोजित करके और अपने यहाँ पे स्थानीय सप्लाई चेन को डेवलप कर लें तो इस बार का हमको फायदा मिल सकता है, जो पिछले बार हमें फायदा मिलने से चूक गया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं वो हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, वहाँ से आप जाके उसको लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, PDF भी वहाँ पे रहेगा। बाकी कोई और प्रश्न रहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।